नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगरवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदा। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज हम लोग ना शुक्र में परमेचुरिया जो रहता है, जब मूत्र के साथ शुक्र भी निकलता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो ये होता क्यों है और ऐसा बहुत आयत में आजकल पाया जा रहा है, इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करना चाहते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो शुक्र में या मूत्र शुक्र जो है, यह ऐसा कंडीशन होता है कि जिसमें जब यूरिनेट करते हैं तो पुरुषों को उसके पहले ही या बाद में शुक्र आने लगता है। इसका कारण क्या है? तो इसको अगर ग्रंथों में देखें तो योग रत्नाकर नाम का ग्रंथ है, उसमें कफज प्रमेह के अंडर में इसको रखा गया है। और जब हम प्रमेह का निदान देखते हैं, ये एक कारण है जो मैं बता रहा हूं, ये एक कारण है। और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से शुक्र निकलता है। पहले हम जो ग्रंथों में है वो मैं बताता हूँ। तो ऐसा बताया गया है कि कोई भी इंसान जो है, आस्ते सुखम स्वप्न सुखम दधनी ग्राम्य औदक अनुप्रसाह पयांसी नवान्न धानम गुड़ वैकृतम जब प्रमेय हेतु कफकृच्य सर्वम। मतलब अगर कोई अति सुख में बैठे रहता है, अति सोते रहता है, बहुत ज्यादा दही खाता है, बहुत ज्यादा आनुप प्राणियों का मांस खाता है, जैसे और ग्रामीण ग्राम्य आहार करता है, जैसे बकरी उकरी का सेवन ज्यादा करता है, मत्स्य का सेवन करता है, जंक फूड करता है, तो और आनुप प्राणी मतलब जो जल में रहने वाले और ठंडे प्रदेश में रहने वाले प्राणियों का मांस का सेवन करता है, उसी तरह से अधिक दूध पीता है, या फिर बहुत ज्यादा गुड़ के विकार, गुड़ से बनाई हुई मिठाइयाँ और चीनी मिठाई बहुत ज्यादा खाता है, और कोई व्यायाम नहीं करता है, तो इससे कफ कारक जो पदार्थों को खाने से, और विहार ऐसा भी हो रहा है कि दिन में सोना ज्यादा हो रहा है और अति सुख पूर्वक रह रहा है, तो उसको कफज प्रमेय हो जाता है। तो इसमें कफज प्रमेय जब हो जाता है तो उसमें बताया है कि 10 दुष्य रहते हैं। उसमें क्या बोला है? मेदश्च मासम च शरीरम च क्लेदा कफो बस्तिगतम प्रदुष्य करोति मेहात समुदीरणात् मुष्ण स्थाने पित्तम प्रदुष्य चापी। मतलब मेद है, बद्ध अबद्ध मेद है, कफ की दृष्टि है ही, आम संचिति है ही, मांस है, फिर जितने भी जलीय धातु हैं जैसे कि रस है, रक्त है, मांस है, और लसिका है, ओज है, शुक्र है, ये जो जलीय है वो सारे दूषित हो जाते हैं और बस्ती में जाते हैं। बस्ती उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो फिर वो वैसे के वैसे निकलते हैं, तो आविल मूत्रता और बहुमूत्रता होती है। तो जब ये होता है ना, तो इसमें मैं फिर से जलीय धातु बताता हूँ जो लिक्विड फॉर्म में शरीर में रहते हैं, जैसे वसा है, मांस है, शरीर का क्लेद है, रक्त है, फिर मेद है, मज्जा है, लसिका है और ओज है। ये 10 दूष्य बताए हैं, ये दूषित हो जाते हैं। अब शुक्र भी दूषित हो रहा है, तो खासकर शुक्र में इसकी संप्राप्ति ज्यादा हो रही है, शुक्र धातु में, तो वह जब भी यूरिनेट करेगा, तो जब आविल मूत्रता बहुमूत्रता हो रही है, तब खासकर शुक्र निकलने लगता है। ये एक कारण बताया गया है। दूसरा क्या है कि इसके पूर्व रूप ऐसे होते हैं कि दंत नाक नख वगैरह में दंताड़िनम मलाढ़त्वम प्रागरूपम पाणिपादेयो दाह चिकणका देहे तृण श्वासस्य जायते, तृण श्वादवास्ते च जायते। मतलब इसमें दंत आदि में बहुत ज्यादा मल की संचिति होने लगती है,
फिर हाथ पैर में जलन होने लगती है, चिकनता बहुत ज्यादा, चिपचिपापन आने लगता है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा, मुंह का स्वाद मीठा रहता है, और ये प्रमेह के पूर्व रूप रहते हैं। जब शुक्र में जब होता है, अभी हमारा और चीजें नहीं पढ़ेंगे, केवल शुक्र में पढ़ेंगे। तो शुक्र में का लक्षण अपने इसमें योग रत्नाकर में ये बताया कि शुक्राभम शुक्र मिश्रम व शुक्र में ही प्रमेयति, मतलब शुक्र में ही जो रोगी रहता है वो वीर्य के समान, वीर्य जैसा, या तो वो डाइल्यूट फॉर्म में आएगा या कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में शुक्र निकलने लगता है, और उससे बहुत ज्यादा वीकनेस आने लगती है। जितना शुक्र का क्षय होगा उतना शरीर में जो नया सेल बनाने की शक्ति है वो कम होगी, और शुक्र का क्षय हो रहा है, यूरिन में शुक्र निकल रहे हैं, ये कारण होता है। और दूसरा जो बहुत ज्यादा स्त्री कामता जो रखते हैं बहुत ज्यादा, दिन भर मतलब लड़कियों के बारे में ही सोचते रहते हैं और गंदे विचार रखते हैं, काम वासना में रहते हैं, उनका शुक्र गिरा गिरा के, हस्त मैथुन से कैसे भी गिरा गिरा के वो बहुत पतला होता है, पानी की तरह हो जाता है, और वो केवल विचार करेंगे तभी शुक्र निकल जाता है। वह भी शुक्र में ही रहता है, वो यूरिन के साथ निकलेगा या ऐसे ही निकल जाएगा, एकदम पानी की तरह रहता है, उसमें इरेक्शन भी नहीं आया, केवल मन में विचार है तो लूज, जब लिंग है तब भी निकल जाता है। ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, क्योंकि शुक्र निकल रहा है तो बहुत ज्यादा वीकनेस वगैरह आने लगता है। तो मतलब ये स्पर्मेचुरिया जो है, इसका मतलब ये है कि स्पर्म जो रहते हैं वो यूरिन में रहते हैं, और कभी यूरिन में रहते हैं कभी नहीं भी रहते हैं। जब यूरिन में आ रहे हैं तो उसको स्पर्मेचुरिया बोलते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो हम पूरी तरह से कफज प्रमेह की तरह करेंगे, और इसमें हम मधुर द्रव्य नहीं देंगे, क्योंकि मधुर द्रव्य देंगे तो कफ को बढ़ाएगा, कफ की दुष्टि और करेगा, और शुक्र वर्धन करेगा। और लोग ना, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग हैं, वो शुक्र बढ़ाने वाली ही दवाई देते हैं, शुक्र में वो गलत चिकित्सा है। जैसे आपके पास अगर शुक्र में के पेशेंट आए और आप मधुर रस वाला अश्वगंधा दे देंगे, आप शतावरी दे देंगे, कपी कच्छू दे देंगे, तो वो शुक्र और बढ़ेगा और निकलने लगेगा। फिर आपने चिकित्सा क्या किया है, शुक्र निकालने वाले दे रहे हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें हमें स्तंभन करने वाली दवाइयां देनी है, और रसायन द्रव्य देने हैं, और शुक्र को ऐसा द्रव्य देना है कि वो शुक्र नहीं निकले, स्तंभन करना है। तो हमें यहाँ शुक्र का रक्षा करना है, शुक्र को रोकना है। आप शुक्र बढ़ाने का देंगे, वृक्ष दवाइयां देंगे तो वो चिकित्सा गलत होगी। तो हम स्तंभन का सोच के, और रसायन द्रव्य, क्योंकि अगर चरक संहिता में देखेंगे तो वाजीकरण के पहले रसायन बताया है। तो रसायन द्रव्य जो रहते हैं वो शुक्र भी बढ़ाते हैं, सप्त धातुओं की पुष्टि भी करते हैं, अग्नि को भी बढ़ाते हैं, धातु अग्नि को बढ़ाते हैं, भूताग्नि को बढ़ाते हैं। इसलिए रसायन चिकित्सा ही श्रेष्ठ है, इसमें वाजीकरण या वृक्ष दवाइयां नहीं देनी है, और स्तंभन करने वाली दवाइयां देनी है, इसको ध्यान में रखिए। तो इसमें हम लोग चूर्ण क्या देंगे, तो त्रिफला चूर्ण देंगे। त्रिफला चूर्ण कषाय रसात्मक भी है, और वो स्तंभन भी करता है, रसायन भी है। तो त्रिफला चूर्ण को 5 ग्राम की मात्रा में देना है, और अभ्रक भस्म 500 मिलीग्राम में देना है, शहद के साथ सुबह शाम देना है। तो शुक्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यष्टि मधु चूर्ण जो है वह सबसे अच्छा है। यष्टि मधु शुक्र में की सबसे व्याधि प्रतिनिक दवाई है। इसको गर्म पानी के साथ आधा आधा चम्मच सुबह शाम देना है खाने के बाद। तो शुक्र में हमें बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि यष्टि मधु मधुर रसात्मक हो के भी उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो संधान करती है, वो रोकती है, स्तंभन करती है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे भी काम करती है, और शुक्र धरा कला पे भी काम करती है। शुक्र धरा कला अगर कमजोर हो गई है और शुक्र ऐसे ही निकल रहा है, तो वो अंदर शुक्र धरा कला जो वृषणों में है उसको वो अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी, उसका बल बढ़ाएगी, तो शुक्र आसानी से नहीं निकलेंगे। तो शुक्र गाढ़ा भी करती है वो। इसी तरह से यष्टि मधु देते हैं। इसी तरह से हम लोग शिवा गुलिका नाम का एक दवाई है, वह देते हैं। वो एक एक गोली सुबह शाम देते हैं, तो बहुत अग्नि को बढ़ा के दीपन पचन लोमन करके। फिर शिलाजित देते हैं, तो शिलाजित में इतनी पावर है कि वो शुक्र को बढ़ाता भी है और स्तंभन का प्रॉपर्टी है। तो शिलाजित वाला जो द्रव्य है, जैसे चंद्र प्रभावटी, वो अगर देते हैं तो शुक्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। और शुक्र रक्षा भी होगा, शुक्र बढ़ाएगा भी, स्तंभन भी करेगा। उसके साथ में यूरिनेशन, जो आविल मूत्रता बहुमूत्रता है, उस पे भी काम करेगा। और शुक्र मतलब जो मूत्र है वो अच्छे से क्लियर आएगा, आविल मूत्रता को वो ठीक कर देता है। तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और प्रमेय में तो बताया ही है कि चंद्र प्रभावटी हर तरह के प्रमेय में काम करती है। इसी तरह से कुछ माइंड पे हमें काम करना है, क्योंकि शुक्र जो है वो निकल रहा है, तो मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेशन आता है।
पेशेंट को एंग्जाइटी आता है, और ओजशाही के जो लक्षण है, विभेति, दुर्बल, अवीक्षण, व्यथितेंद्रिय, वो सब आ जाता है। तो हमें वो कंट्रोल करना है, माइंड को, मन के विचार को कंट्रोल करना है। तो मानस मित्र गुटिका देना है, जिससे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मतलब इंसान खुश रहने लगता है। तो जब मन अच्छा रहेगा, मन स्ट्रांग होगा, तो वो थोड़ा ब्रह्मचर्य की तरफ पालन करेगा, और फिर शुक्र जो नीचे अधोगति हो रही है शुक्र की, वह कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए मानस मित्र गुटिका मन पे काम करना है। उसी तरह से, और निदान परिवर्जन की क्या वजह से शुक्र में हुआ है, वो सारे जो कफ कर आहार और विहार है, वो सब बंद कर देना है। पेशेंट को एक्सरसाइज करने को लगाना है। और अगर टीवी देखना है तो WWF देखे, स्पोर्ट्स चैनल देखे, क्रिकेट खेलने जाए, फुटबॉल खेले, शारीरिक श्रम करे, तो इस शुक्र में जो है पूरी तरह से ठीक होता है। इसी तरह से, और उसका माइंड डाइवर्ट हो और फिजिकली भी वो स्ट्रांग हो, ऐसा में करना है। सुबह जल्दी उठने को बोलना है, रात को जल्दी सोने को बोलना है। और अगर सो रहा है तो वो कुछ धार्मिक चीजें पढ़े, आध्यात्मिक चीजें पढ़े। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, ऐसे जो बोला है, धी धैर्य, मतलब उसको काउंसलिंग भी अच्छे से करना है कि उसका माइंड को हमें, और आत्मादि ज्ञानम, आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाए। भले वो कोई भी धर्म और पंथ को करने वाला हो, वहां पे स्पिरिचुअल किताबें जो हैं वह पढ़ें, तो शुक्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। व्रत और उपवास करेंगे तो आम पच जाएगा, मन की भी शुद्धि होगी, मन का ज्वर भी जाएगा, और इंद्रिय भी शुद्ध होंगे, और बहुत अच्छा लगेगा। इसी तरह से धान्वंतर घृत जो है, वो 5-5 ml सुबह शाम देने से शुक्र में फायदा करता है। धान्वंतर घृत जो है, यह मैं तेल नहीं बोल रहा हूँ, धान्वंतर घृत जो है, यह प्रमेह रोगाधिकार में बताया गया है, इसलिए उसका प्रयोग करना है। इसी तरह से कल्याण घृत माइंड पे काम करता है, मन को सबल बनाते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं, इसलिए वहां पे हमें देना है। तो मन कंट्रोल हो गया, मन अच्छा हो गया, तो शुक्र में भी फायदा होगा। इसी तरह से महाकल्याण घृत है, वो भी 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। फिर त्रिकंटक घृत, जिसको हम त्रिकंटक मतलब गोक्षुर, गोक्षुर वृक्ष भी है, स्तंभन भी करता है, और अपान क्षेत्र में भी काम करता है। इसलिए त्रिकंटक अधिकृत या गोक्षुर अधिकृत अगर हम दें घृत फॉर्म में, तो स्नेहन होगा ना, उतना वायु का प्रकोप जो है वह कंट्रोल होगा, क्योंकि वायु ही मेन, अपान वायु की दृष्टि इसलिए शुक्र में होता है। शुक्र जो है वो मूत्र द्वारा, मूत्र मार्ग से निकलने लग रहा है, तो उसको हमें कंट्रोल है, तो त्रिकंटकाधिकृत देना है। इसी तरह से शुक्र में की जो दवाइयां हैं, योग रत्नाकर में देखेंगे या भेषज रत्नावली में देखेंगे, तो चंदनासव बताया है, और त्रिफला रिष्ट बताया है। वह अगर देंगे तो धात्वग्नि अच्छा होगा, अग्नि सब अच्छा हो गया, भूताग्नि अच्छा होगा। तो आसव रिष्ट में चंदनासव और त्रिफला रिष्ट देने से फायदा होता है। इस तरह से भस्म अगर देखेंगे तो अभ्रक भस्म देंगे। उसी तरह से रजत भस्म देंगे। रजत भस्म वृक्ष भी होता है, स्तंभन भी करता है। उधर से बंग भस्म देंगे। बंग भस्म शुक्र भी बढ़ाता है और स्तंभन भी करता है। ये 125 mg, एक रत्ती से 2 रत्ती सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और शुक्र में का जो पेशेंट आते हैं, उनको ना काउंसलिंग करना बहुत जरूरी होता है कि आपको जो भी हम दवाई दे रहे हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। जैसे कषाय कल्पना में देखेंगे, जो रसायन भी है, स्तंभन भी है, तो कतक कैदर्य आदि कषायम है, आरक वध आदि कषायम है, जो वायु का अनुलोमन करेगा, पेट साफ करेगा। कल्याणक कषायम है, जो माइंड पे काम करता है। अभी इस टॉपिक पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आप बताइए, फिर मैं और बताता हूँ। आदरणीय अरविंद सक्सेना सर, आप हैं? आप शुक्र में पे कुछ बोलना चाहेंगे, या मूत्र शुक्र पे? हाँ सर, बिल्कुल। हाँ, प्रणाम सर। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम सर, नमस्कार सर। हाँ सर। ये तो शुक्र में जो है, जब भी प्रमेह में आपिल बहुमूत्रता बोला गया है, तो मतलब क्लेद है, मतलब शिथिली भाव चल रहा है शरीर में। मतलब धातुएं शिथिल होती जा रही हैं। मतलब जो कफ बड़ा हुआ था वो बहुत ज्यादा बड़ा, इसीलिए बहुद्रव श्लेष्मा बोला गया है। और उसने जब बहुद्रव श्लेष्मा ने बहु अबद्ध मेद को जो है, मिश्री भाव होता है इसमें, तो जो बहु द्रव श्लेष्मा प्लस बहु द्रव अबद्ध मेल, मेद में मिश्री भाव हुआ। और वो जो है वो भी जो है अबद्ध मेद भी जो है दूषित होता है। और इसी और साथ साथ वो मांस को दूषित करता है। तो इस तरीके से ये सारी द्रव धातुएं जो हैं, जैसे आप बताते हैं हमेशा ही, ये बहु अबद्ध मेद, शुक्र शोणित, बसा, मज्जा, ओज, लसिका, ये पिंशितांश दूषित, ये सब दूषित होते हैं। मतलब आल द्रव धातुएं दूषित होती हैं।
अब जब दूषित हो रही है तो अल्टीमेटली जो है शुक्र तक जब दोष पहुंचते हैं तो शुक्र जो है कमजोर होना शुरू हो जाता है। शुक्र में कमजोर क्या कह सकते हैं, या ओज जब क्षीण होता है तो शुक्र क्षीण होता है, शुक्र क्षीण होता है तो ओज क्षीण होता है। अब जब भी ओज की कल्पना आती है तो वो घृत के समान बोला गया है। तो और शुक्र के भी 8 गुण बोले गए हैं। वो शुक्र शुक्ल, मधु, और थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, और वो सफेद होना चाहिए। और ये इस तरीके से 8 गुण बोले गए हैं। अभिसंधि होता है और उसमें कोई भी वो प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जब वो डिस्टर्ब हो रहा है तो इसके मतलब शरीर का ओज निकल रहा है। तो ऐसे में बिल्कुल आपने सही कहा कि शुक्र वो दवाइयां जो हैं वो शुक्र स्तंभन दी जाती हैं। उसमें जो आती हैं दवाइयां, जैसे आपने बहुत सारी बताई हैं। बंगेश्वर रस जो मैं देता हूँ वो जो पारा और बंग का जो है कॉम्बिनेशन होता है। और बंग के लिए बोला गया है, बंग बच्चेत नरा न भवनेति शुक्र स्वप्नम शिक्म, मतलब शुक्र स्वप्न में भी शुक्र नहीं होता है। और दूसरी ये निकल के आती है नाग, नाग भस्म, जिसके लिए बोला गया नाग बच्चेत नरा नाग शत तुल बल्यम ददाति, मतलब 100 नागों के बराबर जो है बल आता है। इसी का कॉम्बिनेशन होता है त्रिभंग, जिसमें ये शत भी जुड़ा है, लेकिन नागवंग का रोल होता है। और जो आपने एक बताया बहुत बढ़िया, शिलाजीत। शिलाजीत कोई ऐसी व्याधि नहीं है, उसके लिए बोला गया है न सो अस्ति रोको भी यस्त न सात शिलाजित चहेत तत्काल योग भी संयुक्तम तत्काल, मतलब अगर उसको अनुपान रूप से, प्रॉपर अनुपान रूप से दिया जाएगा तो कोई भी व्याधि नहीं है जिसको वो ना कर पाए। एक स्वर्ण वार्षिक भस्म निकल के आती है जिसको मधु के साथ सेवन करने से या गुर्जी सत्व के सेवन करने से। और बसंत कुसुमाकर तो आपने बोला ही है। अभ्रक, अभ्रक जो है ये बेस्ट दवाई है, जो मानव वास होता है उस पे भी काम करेगी और शरीर में भी काम करेगी। इसको जो है त्रिफला और हल्दी के चूर्ण के साथ या मधु के अनपान के साथ चाटने से ये इसमें शुक्र में या प्रमेह में बहुत बढ़िया काम करता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, मेहांतक रस है, मेहारी रस है। अब निकल के आता है कि, तो बाद में बोलता हूँ सर, एक मिनट आप मत हाँ, करिए। आप सोचिए तब तक। शुक्र में खासकर अगर प्रमेह रोगाधिकार हमने देखा, भेषज रत्नावली देखिए, तो भेषज रत्नावली में 22 नंबर का श्लोक जो है प्रमेह रोगाधिकार में, उसमें खासकर शुक्र में के लिए एक दवाई बताइए, दुर्वादी क्वाथ। उसमें क्या है, तो दुर्वा लेना है, कसेरुका जो रहता है कसेरुका, फिर पुतिकरंज, जलकुंभी, मुस्ता और सिवार को क्वाथ। जो भी सिवार मतलब जो शेवाल जो रहता है ना पानी में, उसका काढ़ा बना के शुक्र में की उत्तम दवाई है। इसमें से दुर्वा का भी अगर आप देंगे, एक भी देंगे या सब देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। दुर्वा, कशेरु, पुतिकरण, जलकुंभी, मुस्ता और सिवार का क्वाथ। दुर्वा, कशेरु, पुतिक, कुंभक, कुंभक, प्लव, शैवलम, जलेन क्वथितम पीतम शुक्र में हरम परम। मेरे पास जो पेशेंट आए थे मैंने उनको चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल दिया था, और मैंने उनका अग्नि बढ़ाया था, दीपन पाचन लोमन कराया था, और बहुत ज्यादा मधुर रसात्मक द्रव्य नहीं दिए। मैंने उनको त्रिकंटकादि घृत दिया था, गोक्षुरादि क्वाथ दिया था। और भेषज रत्नावली में शुक्र दुष्टि के जो काढ़े वगैरह हैं, जैसे कि हरित की है, स्तंभन करना है हमें, तो मैंने ये सब निकाला था। मैं अभी सर का फॉर्मूला है जिसमें हरित की है, कटफल है, मुस्ता है, लोद्र है, कषाय रसात्मक है, ये सब शुक्र का स्तंभन करते हैं। शुक्र का क्षय नहीं करेंगे, स्तंभन करेंगे। फिर पाठा है, वायविडंग है, अर्जुन है, दुरालभा है, हल्दी है, दारू हल्दी है, तगर है, कदम की छाल है, अर्जुन है, अजवाइन, फिर देवदार है, लाल चंदन, त्रिफला है, बचा है, मुरवा मूल, पाढ़ल मूल, गोक्षुर, फिर उशीर, जामुन की गुठली का चूर्ण, और सप्तपर्ण। ये सब बहुत अच्छा काम करता है, ये हमारे सर का फॉर्मूला है। शुक्र में बहुत अच्छा काम करता है। और जो लोग ना बहुत ज्यादा ये करते हैं, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन कर करके
शुक्र को पतला कर दिए हैं। ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट थे, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है और वो वॉशरूम को ही गए, मतलब वो मतलब मल त्याग कर रहे हैं तब भी शुक्र निकल रहे हैं। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, वहां किसी लड़की को देखा, वहीं पे निकल गया उनका। मतलब शुक्र बहुत ही पतला होता है उनका। तो वो भी एक शुक्र में का ही टाइप है। उसमें हम दीपन पाचन करके और हम शुक्र को बढ़ाने वाली दवाइयां देते हैं, लेकिन उसका पाचन भी अच्छा होना चाहिए। शुक्र बन रहा है ना, तो वो स्थिर रहना भी चाहिए। तो हम जैसे वृक्ष योग है हमारे सर का फॉर्मूला, उसमें शुंठी है, शतावरी है, कपिकच्चू है, वहां शुक्र को बढ़ाना है हमें। लेकिन साथ में ये द्रव्य भी देने हैं। लेकिन हम सुपारी जैसे द्रव्य नहीं देंगे। सुपारी तो नपुंसकता ला देंगे, इतना ज्यादा कषाय रसात्मक है। बहुत ज्यादा कषाय रसात्मक भी नहीं देना हमें। सुपारी देंगे तो नपुंसकता आएगी, वो नहीं देना है। तो ये जो है ना, दुर्वा, कसेरुका, मुस्ता, ये सब बहुत ही सेफ ड्रग है, और इससे शुक्र में बहुत अच्छा फायदा होता है। चंद्र प्रभावती इसलिए क्योंकि उसमें शिलाजीत है, बहुत अच्छा फायदा करता है। चलिए आप कुछ बोलिए, डॉक्टर जितेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं और बताऊंगा। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। सर बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छा बताया। जो कि शुक्र का क्यों स्खलन होता है। जब जो अरविंद सर ने अभी बता रहे थे, शुक्र का 8 गुण होता है। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधि च शुक्रम इच्छन्ति केचितु तैल खोद्रम निभम तथा। ये सब गुणों से जब शुक्र विकृत हो जाता है, यही गुण नहीं मिलता है, तो ज्यादा पतला हो जाता है, तो उनका निर्गमन होता है। तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखें, शुक्र जो बनते हैं, जो सीमेन जिनको हम बोलते हैं, वो बल्ब लुथेरल ग्लैंड, एपिडिडमिस और प्रोस्टेट ग्लैंड, सबका स्राव मिलके और स्पर्माटोजा मिलके वो शुक्र होता है। जब किसी ग्लैंड का स्राव कम हो जाता है, तो बहुत पतला हो जाता है, उनमें पार्थिव तत्व कम हो जाता है, तो वो भी अपने आप ही निकल आता है। तो इस तरह हम देखेंगे, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि जो जो द्रव्य हमको वृक्ष दवाइयां हैं, जब हम जो आयुर्वेद डॉक्टर पास जाते हैं, वो युक्ति पूर्वक ना देकर उसे ज्यादा वृक्ष यथा शतावरी, अश्वगंधा ये सब दे देने से ज्यादा शुक्र का स्खलन होता है। लेकिन आपने जो अभी बताया, जो स्तंभन कारक द्रव्य होता है, जैसे अभी बताया दुर्वादी स्वरस है, या यष्टि मधु का चूर्ण है, या जो चंद्रप्रभा बाटी है, जिनमें शिलाजीत है, ये सब दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करता है। तो शुक्र जो, ये तो हम जब वो बात जानेंगे, तो ये स्थानिक शुक्र, शुक्र दो प्रकार का तो जो होता है, सार्वधायिक शुक्र एक होता है, और स्थानिक शुक्र होता है, जिसको हम सीमेन बोलते हैं। इसमें से ये सब दवाई जो भी आपने सर बहुत बढ़िया बताया, कि इनमें से मानसिक कारण भी ज्यादा होता है। तो मन को जो विकृत, जो ज्यादा पर्न पिक्चर देखते हैं, इस विषय में ज्यादा चिंता रखते हैं, और वो जो भी ज्यादा मास्टरबेट करते हैं, और वो उनका उनका मानसिकता ठीक नहीं होता है, वो भी ज्यादा भी शुक्र का स्खलन भी उनको करते हैं। इसलिए उनको दैहिक चिकित्सा के साथ साथ, उनका फिजियोलॉजी के साथ साथ, और वो उनको मानसिक चिकित्सा भी ही देना चाहिए। इससे ही बहुत अच्छा फायदा मिलता है। बहुत अच्छा टॉपिक सर, और आप आगे बताइए। प्रणाम सर। हाँ, तो अभी इसमें देखें तो चंद्र प्रभावटी पे थोड़ा बात करते हैं, शुक्र में और चंद्र प्रभावटी, इस पे बहुत रिसर्च हुए हैं, और एकदम मतलब क्लिनिकली बहुत अच्छा हुआ है। मैं रिसर्च पेपर भी भेजूंगा। थोड़ा चंद्र प्रभावटी के कंटेंट देखते हैं। तो क्या बताया कि चंद्र प्रभा बचा मुस्तंभु निम्बम सुरदारवा हरिद्राति विषादारवी पिप्पली मूल चित्रकम त्रिवदंती पत्रकम च त्वगेला पंचलोचना प्रत्येकम कर्ष मात्राणि कुर्यादितानि बुद्धिमान धान्यकम त्रिफला चव्यम विडंगम गज पिप्पली स्वर्णमाक्षिकम व्योषोदो शारो लवणत्रयम् एतानि शाण मात्राणि संग्रहणयात् पृथक पृथक द्विकर्षम हतलोहम स्याच्युतु चतुः कर्षासिता भवेत् शिला जत्व कष्ट कर्षम स्यादष्टो कर्षा च गुगुलो विधना योजने रते कर्तव्या गुटिका शुभा चंद्र प्रभेति विख्याता सर्व रोग प्रणाशिनी। इसमें क्या क्या कंटेंट्स है? तो करचूर है, कचोरा, कर्पूर काचरी, फिर वचा है, मुस्ता है, और फिर गुडुची है, चिरायता है, देवदार है, मधुर रस नहीं है, सब तिक्त रसात्मक, तिक्त कषाय रसात्मक है। देवदार है, हल्दी है, अतिविषा है, दारू हल्दी है, पिपली मूल है, चित्रक है, निशोत्तर, दंती मूल, तमाल पत्र, दालचीनी,
इलायची, वंशलोचन सब एक एक तोला लेना है। धनिया, त्रिफला, चव्य, बायविडंग, गजपिपली, स्वर्णमाक्षिक, फिर त्रिकटु, यवक क्षार, सज्जी क्षार, सिंधा नमक, जो ये काला नमक, बिड़ लवण, 3 3 मासा लेना है। तो ये दीपन पाचन भी है, आम का भी पचन करता है, स्त्रोतरोध को भी दूर करता है। फिर लौह भस्म 2 तोला, जो मिश्री है वो 4 तोला, शुद्ध शिलाजित 8 तोला, शुद्ध गुगलू 8 तोला। गुगुल और शिलाजतु है वो त्रिफला के काढ़ा में पाक करके फिर उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म डालना है और मिश्री डालना है और लौह भस्म डालना है और सब चूर्ण डाल के और फिर मिक्स करना है और उसके बाद खल करके, खलवी रसायन की तरह इसको खल करके फिर इसको सुखा के गोलियां बनानी है। 1 से 4 गुंजा की गोलियां होती है। अब इसका फायदा क्या होता है वो क्या बताया कि चंद्र प्रभेति विख्याता सर्व रोग प्रणाशिनी निहंती विंशति मेहान, मतलब 20 प्रकार के मेह रोगों पे ये काम करती है। कृच्छ मष्ट विदम तथा 8 प्रकार के मूत्र कृच्छता पे भी काम करती है, मतलब पूरा अपान का क्षेत्र में ये काम कर रहा है। फिर क्या बोला है कि चतस्त्र अश्मरी तद्वत, 4 तरह की अश्मरी में काम करती है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। मूत्राघातांश त्रयोदशा, 13 टाइप के मूत्राघात पे काम करती है चंद्र प्रभावती। फिर अंड वृद्धि पांडुरोगम, मतलब ये बता रहे हैं कि यह हर्निया पे काम नहीं, हाइड्रोसिल पे काम करती है। पांडु रोग अनीमिया में काम करती है। कामला रोग में काम करती है। हलीमक में काम करती है। दंत रोगम, नेत्र रोगम, दांत की बीमारी में काम करती है। आंखों की बीमारी में काम करती है। स्त्रीणाम आर्तवजाम रुजाम, स्त्रियों का जो आर्तव की रुजा होती है, डिस्मेनोरिया, उसमें काम करती है। पुंसाम शुक्र गतान दोषान, पुरुषों का जो शुक्र का बीमारी है। मंदाग्नि अरुचिम तथा, अगर अग्नि मंद है, अरुचि है, उसमें काम करती है। कासम श्वासम तथा कुष्टम, कास में, श्वास में, कुष्ठ में, अग्नि मांद्य, अरोचक में भी काम करती है, मतलब दीपन पाचन कार्य भी कर रही है। वात पित्त कफ व्याधिन बल्ल्या वृषा रसायनी, वात पित्त कफ की व्याधियों में काम करती है। बल्य है, वृक्ष है, रसायन भी है। वृक्ष है तो ये दूसरे तरह से, मतलब वो स्त्रोतस को शुद्ध करके काम कर रही है, मतलब वहां स्त्रोतस में जो अवरोध है उसको ठीक करके काम कर रही है, डायरेक्ट ये वृक्ष नहीं है, मतलब जो मधुर रसात्मक बोलेंगे वैसा नहीं है। समाराध्य शिवम तस्मात् प्रत्नान गुटिकाम इमाम, प्राप्त चंद्रमाम यस्मात् तस्मात् चंद्र प्रभा स्मृता, मतलब जैसा हम चंद्रमा की प्रभा होती है वैसे इसका काम होता है। चंद्रमा की प्रभा जो अमावस्या के बाद पूर्णिमा तक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे इसका कार्य होता है। चलिए इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर अरविंद सर जी आप कुछ बोलेंगे प्लीज, या कोई ये और। हाँ मैं बोलिए। बताता हूँ सर, जैसे कि जो शुक्र होता है वो दूषित होता है तो कई बार कुड़प गंधी होता है जिसमें रक्त दूषित होता है। कई बार गांठ होती है, गांठदार ग्रंथिल शुक्र बोला गया है, ग्रंथिल आर्तव भी रज भी बोला गया है। इसमें कफ वात दोष की वजह से होता है। और अगर पूरी सदस्य उसमें जैसे जो स्पर्म आ रहे हैं उसमें पास फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो कफ रक्त पित्त के दोष की वजह से जो है पूरी सदस्य ने बोला गया है। और अगर क्षीण हो रहा है शुक्र तो वो जो है वात पित्त की वजह से हो रहा है। अब शुक्र प्रवृत्ति के कारण जो 8 बोले गए हैं वो हर्ष, तर्ष, सरत्वच्च, पैच्छिल्याद, गौरवाद अपि, हर्ष करने से बहुत ज्यादा उत्साह उत्तेजित हो जाए जैसे आपने बोला कि भी तर्स मतलब खड़ा इरेक्शन वगैरह है, सरत्व उसमें सरता होती है, पेच्छिल्यता होती है, और गौरवाद अपनी ये मतलब भारी बना जाए या कोई इस तरीके का आनंद आ जाए। अणु प्रवण भावाच्च दुत दुतत्वान मारुतश्च, और वो अणु प्रमाण होने की वजह से बहुत शुक्र बहुत अणु प्रमाण के लिए बोला गया। और जब द्रुतन मारुतस जब वायु की जो है तेजी होती है तब शुक्र प्रवृत्ति होती है। अब जब इन्होंने बोले हैं तो उन्होंने कहा है कि कुड़प जैसे ग्रंथि आर्तव है तो उसमें पाठा त्रिकटु और कुटज का कम्बिनेशन निकल के आता है। और अगर वही अगर गांठदार ग्रंथिल शुक्र वगैरह अगर है तो उसमें प्लास भस्म पाषाण वेद के साथ में घी बनाना, उन्होंने कहा घी घी पाक करिए। और पुयाब अगर यह पस फॉर्मेशन आ रहा है तो फालसा तथा बटादी गण सिद्ध घृत बोला है।
बट आदि बट के गण है, और उसके साथ में फालसा बोला है। साथ साथ उन्होंने कहा क्षीण शुक्र अगर होता है तो बाजीकरण चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको स्नेहपान कराना होगा, बमन, विरेचन, निरूबसी और अनुवासन करके उत्तर बस्ती देंगे। तो कंपेरेटिव अगर हम देखते हैं आर्तव और शुक्र में, तो जैसे ग्रंथि आर्तव है तो पाठा त्रिकटु कुटज है। ग्रंथिल अगर शुक्र है तो पलाश भस्म और पाषाण भेद में। कुड़ब गंधी अगर आर्तव है तो लाल चंदन का क्वाथ है। कुड़ब गंधी अगर रज है या बीर है तो उन्होंने कहा है धाय के फूल, अभी जैसे आप बता रहे थे, दाय का फूल, खादिर, अनार, अर्जुन से सिद्ध घी, घी या आसनादि गण से सिद्ध घी, ये कंपेरेटिव निकल के आता है। और अगर फर्स्ट आ रहा है सीमन में, शुक्र में, तो फालसा और बटादी गण बोले गए। इसके अलावा हम लोग के अष्टांग हृदय में जो शुक्र के जो शुक्र वर्धक दवाइयां भी बोली गई हैं। और शुक्र के लिए जो है उसमें शुक्र शोधन गण बोला गया है। शुक्र जनन और शुक्र शोधन में, शुक्र जवन में तो जीवनी गण बोले गए हैं, जीवर, ईश्वर, काकोली, छितावली, वन, मूंग, वन, उड़द और जटामांसी और शतावरी वगैरह बोला गया है। लेकिन यहाँ पे जब भी शुक्र में आता है तो ये शुक्र तो शुक्र शोधन उन्होंने बोले हैं। उसमें उन्होंने बोला है कि तालम खाना है, बसुक है, कदम का गोंद है या समुद्र फेन, और आप अभी आपने बताया कायफल। तो ये दवाइयां आराम से मिल जाती हैं और इसको आराम से दिया जा सकता है, क्योंकि तालम खाना, कायफल और कदम का गोंद और खस और सुक, ये सब दवाइयां आसान जो हम लोग अपनी क्लिनिक में इस्तेमाल कर सकते हैं सर। राइट सर। जी। अब क्या बताया कि जो अति वैवाह जो करते हैं, जो लोग पुरुष लोग जो बहुत ज्यादा अति वैवाह कर रहे हैं, उनका शरीर शरीर जो है निर्बल हो जाता है, और उनको पुराना अपचन जैसे प्रॉब्लम होती है, बद्धकोष्ठता होती है, और सभी धातुओं का परिपोषण क्रम जो होता है वो विकृत हो जाता है। पूरे बॉडी में पांडुता होती है, और पूरा शरीर जो है वो एकदम अजीब पांडु रोग की तरह ऐसे दिखता है कि बहुत बीमार है। हलीमक जैसे बीमारियां, जैसे जॉन्डिस में कैसे होता है वैसा दिखता है, और कोई ओज नहीं रहता, तेज नहीं रहता। तो उनको नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य पहले तो बोलना है, जो लोग अति वैवाह से ऐसे कंडीशन में पहुंचे हैं। और दूसरा क्या है कि अपचन जब हो रहा है तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है ना, तो उनको जब हम चंद्र प्रभावटी दे, क्योंकि उनको ना पाइल्स होने का भी चांस रहता है, क्योंकि पेट साफ नहीं हो रहा है, बद्धकोष्ठता है, पाइल्स होता है, कभी कभी रक्त आता है, फिर कभी कभी गुद द्वार में बर्निंग हो रहा है, और बहुत थकावट आती है। तो चंद्र प्रभावटी जो है अपान क्षेत्र में काम करे तो मल का वातानुलोमन भी करती है। इतना बढ़िया ये दवाई है। और जिनका बहुत अपचन का प्रॉब्लम है तो उनके लिए ये लॉन्ग टर्म में यूज करें ना, तो ये अपचन को भी ठीक करती है। और दूसरा क्या है कि शुक्र स्त्राव जिनका हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, जिनको सोते सोते नाइटफॉल हो रहा है, उसमें भी ये काम करती है। जो मूत्र के साथ शुक्र निकल जाए उसमें भी ये काम करती है। और बोला भी है कि हस्ती में काम करती है, लाला में, हरिद्र में, मंजिष्ठ में, शुक्र में, हर तरह के प्रमेह रोगों में काम करती है। और मधुमेह में हम लोग चंद्र प्रभा वटी के साथ नाग भस्म और पुष्प धनवा, वसंत कुसुमाकर भी दे सकते हैं। अगर डायबिटीज है और शुक्र में है तब नाग भस्म, पुष्प धनवा रस, वसंत कुसुमाकर, और थोड़ा पावर बढ़ा सकते हैं। और ये मूत्रेंद्रिय पे, जननेंद्रिय पे, शुक्र शुक्र उत्पादक इंद्रिय पे, वहां पे बहुत ज्यादा जहां शिथिलता है उसको ये मजबूत कर देती है। और कफ का भी पचन करती है, आम का भी पचन करती है, शिथिल्यता को भी दूर करती है। और शुक्र स्खलन जो है उस पे ब्रेक लगाती है। तो इसीलिए इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए, आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या? किसी का कोई अनुभव है? वीना मैडम बताइए। हाँ। मैं तो योग रत्नाकर में बहुत अच्छे अच्छे योग दिए हैं। हाँ। उसमें का एक योग आपने पढ़ पढ़ दिया था। और वो, हाँ, शुक्र में के लिए जो मनुष्य है उसको दूर्वा, न सड़ा हुआ शैवाल, नागरमोथा, करंज की शाल और कचौरा, इन औषधियों का काढ़ा देना चाहिए, या अर्जुन सादड़ा
और चंदन का काढ़ा देना चाहिए। और बहुत अच्छे अच्छे योग उन्होंने दिए। वंगेश्वर रस दिया है, पारा और शुद्ध पारा, शुद्ध वंग और गंधक, 3 भाग। कोरफड के रस में इसका खल करना है, और वालुका यंत्र में उसका पचन करके स्वांगशित होने के बाद अ, उसको खाना है, छोटी छोटी गोलियां बना के वो खाना है वंगेश्वर रस की। उसके बाद महावंगेश्वर रस भी बोल दिया है। वंग भस्माचा बहुत अच्छा उपयोग होता है, ऐसा बोलते हैं। प्रमेह, धातु क्षय, दुर्बलता, नष्ट शुक्रता, वंग भस्म शिलाजित के साथ देना चाहिए। अभ्रक भस्म, जाति फल, ताम्र भस्म, सुवर्ण और लवंग, इसके साथ वंग भस्म देना चाहिए। ये पुत्रदायक है। शेवरी को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं शेवाल, मालूम, शेवाल मगर जो पानी में है। आता है ना, शेवाल। नहीं, शेवाल अलग है सर। शेवड़ी, गुडुची सार मधुना वंगभस्मं प्रमेहनु नागभस्म तथैवापि सर्वमेह विनाशनम। शेवरीच्या सालीचा काढ़ा, मध और हल्दी का चूर्ण, इसके साथ वंग भस्म लेना है। उन्होंने कहा है कि जैसा सिंह हाथी का नाश करता है, उस प्रकार प्रमेह का नाश होता है। और वो गुडुची सत्व और मधु, उसके साथ वंग भस्म लेना है, वो प्रमेह नाशक है। नागभस्म भी प्रमेह नाशक है। उसके साथ उन्होंने कहा है कि गोदुग्ध, खड़ी शक्कर और गोक्षुर, और उसके साथ वंग भस्म, ये प्रमेह नाशक है। बहुत से योग दिए हैं। अभ्रक भस्म का भी योग, निश्चद्र अभ्रक भस्म, त्रिफला, हरिद्रा चूर्ण और मधु के साथ लेना है। सभी प्रकार के मेह में 20 प्रकार के गंधक योग दिया है। नागभस्म योग प्रमेहाची शांती करण्याकरता एक एक वाल नाग अमल अमल की चूर्ण हरिद्रा और मधु के साथ लेना है। नागभस्म गंधक योग, एक एक तोड़ा गंधक गुड़ के साथ खा के उसके ऊपर दूध पीना है। 20 प्रकार के प्रमेह और प्रमेह पेटिका दूर होती है। शिलाजतु योग, प्रातः काल में शुद्ध दूध दुग्ध और खड़ी शक्कर शिलाजित के साथ 21 दिन लेना है। सर्व प्रमेह नाशक है। सुवर्णमाक्षिक, सुवर्णमाक्षिक मधु के साथ सर्व प्रमेह नाशक, और उसके साथ गुरुची सत्व और मधु, पित्तज प्रमेह है। बहुत योग दिए है। वसंत कुसुमाकर भी है। सुवर्ण, चंद्र प्रभा और गोक्षुरादि भी प्रमेह में उन्होंने दिए। मगर आपने अभी जो हम हमेशा जो योग जो औषधि चंद्र प्रभा की पाठ करते हैं, उससे ये अलग है। इसमें चंद्र प्रभा गुटिका योग रत्नाकर में इस प्रकार दी है। वावडिंग, सुंठ मिरी पिप्पली, हिरडा बेहडा, अवलकाठी, सैंधव, सैंदेलोन, पादेलोन, बिडलोन, जवखार, संजिक्षार, चवक, चित्र, तेड, पिप्पल मूल, नागरमोथा, कचोरा, सुवर्णमाक्षिक भस्म, दालचिनी, वेखंड, देवदार, गजपिप्पली, काळे चिराई, दंती मूल, हलद, तमालपत्र, वेलदोडे, अतिविष, लोहभस्म, वंशलोचन और शिलाजीत, 32 तोड़े, त्रिफला के काढ़े में उस खल करके उसकी गोलियां बनाने की है। और उसकी उसको रोगाधिकार में दिया है कि ये अनुपान दिया है कि तक्र के साथ या दधी के ऊपर का जो पानी रहता है, मस्तू, गाईचं तूप, मधुर रस योग्य प्रमाणे, गाय का तूप और मधुर रस के साथ पियो तो अर्श, प्रदर, ज्वर, विषम ज्वर, नाड़ीव्रण, मुतखड़ा, बर्निंग मेच्युरेशन, अग्निमांद्य, उदर, पांडुरोग, कावळी, राजयक्ष्मा, भगंदर, प्रमेह, पीटिका, गुल्म, प्रमेह, आरुचि, शुक्रदोष, उरक्षत, कफ, वात, पित्त, इसके उग्र जो विकार है उसको जीतता है और पुष्टि लाता है, तारुण्य देता है, ओजो वृद्धि करता है और शक्ति बढ़ाता है। मैथुन, मार्गक्रमण वर्ज्य करना है इसके ऊपर। अन्न का निषेध नहीं है इसको। अत्यंत श्रेष्ठ वृत्तिका चंद्र प्रभा नाम से प्रख्यात है। अत्यंत आनंददायक और चंद्र के जैसी कांतिमान कर देने वाली है।
ऐसा इसका वर्णन इसमें आता है सर, योग रत्नाकर में। जी। थैंक यू। तो इस तरह से शुक्र में जो है ना, कुछ तो आहार विहार दिनचर्या रात्रिचर्या हर चीज से फिर हम इसको जीत सकते हैं। युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा अगर हम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कोई भगवान की शक्ति आएगी और ठीक कर देगी। वो एक संस्कार है जो माइंड पे भी काम करती है, मन को कंट्रोल करती है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। चलिए इस टॉपिक पे शुक्र में पे आरती मैडम, अभय सर, अरविंद सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कुछ बोलना है किसी को? शशि मैडम कुछ बोलना चाहती हैं? शशि मैडम है कि नहीं है? भी खाना खाया जाता है इसमें, हाँ में हाँ। सावा कोदो, बन कोदो, गेहूं, चना, अरहर और मूंग और कुल्थी स्पेशली बोला है उन्होंने कि कुल्थी की दाल, ये सब प्रमेह रोगियों के लिए हितकर होते हैं। और ये परवल और ये सेंधा नमक मरीच, ये मारीच भी उन्होंने बोला। इवन उन्होंने कहा है कि जो गौमूत्र में भिगो के जो है गेहूं वगैरह जो यह निकल जाता है उनके, वो निकालना है, उसको जो है उसका आटा बनाना है, जो जौ निकलती है गाय गाय भैंसों के लिए वो गोबर से। और मेहनाशक और क्या कहते हैं, मेदनाशक, मेहनाशक, मेदनाशक, कफनाशक चिकित्सा करनी है। जैसे जैसे इसमें जो क्या कहते हैं, आस सुखम सब सुखम जो होता है वो दधिनी ज्ञामोदक अनुपमास रसा पयासी नवान अन्नपाणम गुड़ ब्रैकतम चा, ये सब चीजें बंद करनी है। मतलब ज्यादा आराम नहीं होना है, क्योंकि प्रेमी रोगी चलेगा कम, बैठेगा ज्यादा, बैठने को कहेंगे तो लेटेगा ज्यादा। तो उसको जो सुख आस सुखम जो होता है वो बंद करना होगा। स्वप्न सुखम, वो जो आराम से वो खूब बड़े बड़े अच्छे से सपने देखता है। दधीनी, दही की बनी हुई चीजें, और ग्रामोदय, ग्राम के रस वगैरह का आहार वगैरह। नमान, नया अन्न, गुड़ की बनी हुई चीजें, पीठी वगैरह, ये सब बंद की जाती हैं। कम्युनिकेशन, नाग, बंग, अपहरक, शिलाजीत, स्वर्ण माच्छिक का कम्युनिकेशन बेस्ट कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा उन्होंने जैसे रस सिंदूर वगैरह भी बोला है, कुपीपक वगैरह बोले हैं, वो जोड़े जा सकते हैं। और बंग बंग के कई योग उन्होंने, बृहद बंगेश्वर, बंग भस्म, बंगेश्वर रस, महाबंगेश्वर, ये सही बोले ही हैं उन्होंने दो। ये बंग को उन्होंने, और नाक को, मतलब ये उन्होंने कहा है कि स्वर्ण औषधियों का की जगह पे नाग बंग जो है वो ज्यादा पुष्टिकर है, ज्यादा हितकारी है। और ये चूंकि इसमें ये व्याधि जन्म के साथ ही जाती है, तो इसीलिए ये धातुओं का शैथिल्य दूर करने के लिए, और सबसे ज्यादा इसमें सिम्टम निकल के आते हैं कि शैथिल्यता आती जाती है, उसके लिए नाग बंग से अच्छा और अभ्रक और शिलाजित से अच्छा कम्बिनेशन नहीं निकल के आता है। बाकी अकॉर्डिंग टू कांत लो नहो और जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको ब्लड भी पुश करना है। और क्या कहते हैं, बाकी हरिद्राजी तेल है, मिहिर प्रमेय मिहिर तेल है, लोद्रासब है, पुष्कर मूलासब है, ये देवदारावरिष्ट है, ये सब चीजें अकॉर्डिंग टू पेशेंट जोड़ा जा सकता है सर। राइट सर। जी सर। ठीक है। और शशि मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी या कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर मैं हाँ सोमवार को मूत्रकृच्छ के ऊपर की मेरी एक पेशेंट, मैं हाँ बोल दूं क्या? वो बोल हाँ दूं क्या? हाँ सोमवार 7 बजे तक। हाँ। ठीक है। अभी पीवी नहीं बोल सकते? पीवीआर की पेशेंट। हाँ, अभी बोलेंगी? अभी नहीं सर, सोमवार के दिन। मंडे? हाँ, ठीक है आप बोलिए। चलेगा सर? ओके। हाँ ठीक, चलेगा। ठीक है तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम शाम को 9 बजे मिलेंगे रात को, और 9 से 10 हम क्लिनिकल डिस्कशन करेंगे। सभी को थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।